आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। तो 48 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कांटेक्ट अगेन द इनर वॉल ऑफ ए हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो कह रहा है एक खोखला सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है, उसके अंदर जो है 10 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा है और वो उस सिलेंडर की अंदर वाली दीवार के संपर्क में है। कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1। तो घर्षण गुणांक जो है उसकी वैल्यू दे दिया है सिलेंडर और की अंदर वाली दीवार और ब्लॉक के बीच 0.1। कह रहा है द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। कह रहा है कम से कम कितने कोणीय वेग से उसको घुमाया जा सकता है ताकि जो है टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, ताकि वो जो है जो हम अंदर ब्लॉक रखे हैं उस सिलेंडर में वो सिलेंडर अपनी जगह पर बना रहे। और घुमाना कैसे है? वर्टिकल यानी इस तरह से, जिस तरह से साइकिल का पहिया जमीन में चलता है, इस प्रकार से अपनी अक्ष पे सिलेंडर को घुमाना है इतना तेज ताकि वो जो अंदर गुटका रखा है ब्लॉक वो अपनी जगह पर बना रहे। तो फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक खोखला सिलेंडर है हमारे पास और उसमें 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई एक गुटका रखा है अंदर वाली वाल पे, अंदर वाली दीवार पे। अब अंदर वाली दीवार सिलेंडर की और गुटके की पृष्ठ जो संपर्क में है सिलेंडर के, उसके बीच घर्षण गुणांक 0.1 है। अब कह रहा है सिलेंडर को कितना कोणीय वेग से घुमाया जाए ताकि वो ब्लॉक जो है जो गुटका उसके अंदर रखा है वो अपनी जगह पर स्थिर बना रहे। और जी का मान हमको दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको देखते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उसी प्रकार से अब भी करना है। तो यहाँ पर देखिए ये सिलेंडर रखा हुआ है, ये वर्टिकल एक्सिस है। तो इस प्रकार से सिलेंडर को घुमाना है, मतलब पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर, एक तरह से वर्टिकल एक्सिस का मतलब पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर। तो इस प्रकार से घुमाना है कि ये जो गुटका है ये अपनी जगह पर स्थिर रखा रहे। तो अब देखिए इसको समझिए। तो अगर हम इस गुटके की बात करें तो ये गुटका इस तल के संपर्क में है। तो जब तल के संपर्क में रहेगा तो इस गुटके पर इसका भार जो है mg वो नीचे की ओर काम करेगा और फिसल करके जब नीचे जाएगा तो घर्षण बल इस सतह और गुटके के बीच लगेगा तो ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि ये नीचे की ओर खिसकेगा, घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा। और जो प्रतिक्रिया बल है यानी नॉर्मल रिएक्शन है वो तो पिंड से सतह, जिस सतह पे पिंड रखा है उससे 90 डिग्री के कोण पर दूर की ओर लगेगी। अब देखिए ये पिंड गिरे ना, तो गिरे ना तो इसके लिए क्या होगा कि एक आभासी बल, जैसे हम पीछे भी पढ़ते थे, इस नॉर्मल रिएक्शन से बाहर की ओर लगेगा एक आभासी बल। इसको स्यूडो फोर्स कह सकते हैं। एक आभासी बल इस पर लगेगा। पीछे भी हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसके ऊपर क्वेश्चन था जिसमें एक ब्लॉक इधर चिपका था और वो चल रहा था, कोई ट्राली थी, तो उस पर भी आभासी बल लग रहा था ताकि उसको चिपकाए रखे। तो इसमें उसी का उल्टा है बिल्कुल जस्ट। तो ये घूमेगा तो घूमने की वजह से जो कोणीय वेग होगा उसकी वजह से जो बाहर की ओर जो ये अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होगा वही इसको चिपका करके रखेगा। तो इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए
टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। अगर इस पिंड को या इस गुटके को इसमें चिपका करके रखना है तो इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो घर्षण बल है ये नीचे की ओर जो भार लग रहा है, वेट है, इससे ज्यादा हो ये घर्षण बल या तो इसके बराबर, ये शर्त लागू होनी चाहिए। तो वही कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेट। इसको चिपकाए रखने के लिए जरूरी है कि ये घर्षण बल इस भार से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, तभी ये चिपक के रह सकता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेट यानी भार के हो जाएगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स हमको पता है एफ इक्वल टू म्यू एन होता है, तो म्यू इंटू एन हो जाएगा। एन हमारी नॉर्मल रिएक्शन है, म्यू हमारा घर्षण गुणांक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम जी हो जाएगा। अब देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन को कौन मेंटेन करेगा? नॉर्मल रिएक्शन को मेंटेन करेगा एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो अभिकेंद्र बल हम लोग पढ़ते हैं, तो वही काम करेगा यहाँ पर। तो यम हो जाएगा वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो यहाँ पर रखेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर, तो आर से आर कट जाएगा तो आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यही नॉर्मल रिएक्शन के मेंटेन करेगा यानी इसी के बराबर होगा। तो इसीलिए एम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर देखिए एन के बराबर लिख दिया, तो यही बल इधर लगेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन को मेंटेन करेगा। अब हमको इस सिलेंडर की त्रिज्या दे दिया है 1 मीटर और घर्षण गुणांक जो है वो दे दिया है 0.1। अब ये जो निकल के आया इसी में रख देंगे। तो ये नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर है, और यही एन चूंकि एफ इक्वल टू म्यू एन भी है, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ होगा, स्मॉल एफ इक्वल टू म्यू एन है, तो म्यू तो रहेगा ही और एन की जगह इसको रख देंगे, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। ये बराबर हो जाएगा एम जी के, यहाँ पर हमने लिखा है बराबर हो गया, उससे अधिक होगा, अधिक भी लिख सकते हैं। तो अब ये ओमेगा हमको निकालना है कोणीय वेग, तो एम से एम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा, ये पूरा नीचे चला जाएगा आर ओमेगा, आर और म्यू नीचे चला जाएगा, ओमेगा तो निकालना ही है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी अपान म्यू आर। अब जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा जी अपान म्यू आर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। जी की वैल्यू 10 है, म्यू की वैल्यू 0.1 है और त्रिज्या हमको 1 मीटर दिए, तो आ जाएगा 10 रेडियन प्रति सेकेंड। तो अगर हम 10 रेडियन प्रति सेकेंड के कोणीय वेग से इस सिलेंडर को घुमाएं, तो अगर इस तरह घुमाएंगे तो हमारा ये जो पिंड है, ब्लॉक है, इसमें स्थिर अवस्था में यहीं पर बना रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कह रहा है वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम। वन एंड ऑफ स्ट्रिंग कह रहा है कि एक डोरी का छोर जो है, जिस डोरी की लंबाई एल है, उसको कहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया? एक कण से जिसका द्रव्यमान m है, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू ए स्मॉल पेज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और दूसरा एंड है वो स्मॉल पेज से कनेक्ट कर दिया गया है एक चिकनी क्षैतिज मेज से। कह रहा है इफ द पार्टिकल मूव इन सर्किल विद स्पीड v। अब कह रहा है कि अगर किसी सर्किल में कोई वो पार्टिकल जो है वो v वेग से घूमे वृत्तीय पथ पर, v देखिए दिया है स्पीड, इसका मतलब ये रेखीय वेग है। तो कह रहा है द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, यानी केंद्र की ओर कितना बल लगेगा, यानी अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स हमसे पूछ रहा है।
टी रिप्रेजेंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी जो है स्ट्रिंग की टेंशन होगी। इसको देखते हैं। सब क्वेश्चन एक ही तरह है, बस समझने का फेर है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो थी हमारी वो अभिकेंद्र बल प्रदान कर रही थी, यहाँ डोरी का तनाव अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, बस ये अंतर है। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है। r वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है, तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी, जो डोरी की लंबाई है, तो डोरी की लंबाई r की जगह l लिख दिया। इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन, ये तनाव द्वारा, जो डोरी का तनाव है उसके द्वारा ये प्रदान होगा। सो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी इक्वल टू द टेंशन। इसलिए यही जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्र बल है, ये टेंशन के बराबर होगा। तो 49 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 का डी ये करेक्ट हो जाएगा, टेंशन के बराबर होगा अभिकेंद्र बल। सारे क्वेश्चन उसी तरह है, बस आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं सिद्धांतों को तो कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए कह रहा है ए कार इज नेगोशिएटिंग ए कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस r। कह रहा है द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा। कह रहा है कि एक कार है जो है वो मुड़ रही है एक वृत्ताकार पथ पे, जो कार वहाँ पे रोड का मोड़ है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है और जो ढलान है उस वृत्ताकार पथ का वो थीटा कोण है। कह रहा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द कार एंड द रोड इज μs। कह रहा है टायर जो है गाड़ी के और रोड के बीच जो घर्षण गुणांक है वो क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है μs। कह रहा है द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज। कह रहा है कितनी अधिकतम वेग से वो चल सकता है जिस वो सुरक्षित मुड़ जाए, गाड़ी ना पलटे, ये कहने का मतलब। इसको देखते हैं, बड़े आराम से निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर फिगर बना दिया है जैसे एनसीईआरटी में बने थे। तो कौन सा फिगर किस बल को बैलेंस कर रहा है, अगर ये आप समझ जाएंगे तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा कोण बना दिया है, गाड़ी ऐसे मुड़ रही है, ये वृत्ताकार पथ ऐसे रहा होगा और थीटा एंगल पर ये मोड़ की ऊंचाई है। तो अब इसको देखते हैं। तो ये देखिए ये गाड़ी है तो इसका जो भार है वो mg नीचे की ओर काम करेगा। mg इस धार पृथ्वी के समतल के 90 डिग्री पे mg काम करेगा और ये जो समतल है थीटा कोण पर, इसके 90 डिग्री पर नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी। तो जाहिर सी बात है कि इस नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करेगा, ये घटक बैलेंस करेगा, ये घटक बैलेंस करेगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये थीटा है तो दो लाइनें अगर एक दूसरे को क्रॉस करें तो ये भी थीटा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये यन है तो ये यन cos थीटा हो जाएगा और जब ये यन cos थीटा होगा तो ये इधर वाला ये यन sin थीटा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिखाया गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो अब इसको देखते हैं। तो ये थीटा है तो ये यन है, देखिए ये यन है तो ये यन है तो ये यन cos थीटा हो जाएगा। ये mg नीचे की ओर काम करेगा और जब ये यन cos थीटा हो जाएगा तो ये n sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के पास में cos होता है और सामने sin होता है। अब एक चीज को ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि ये कोण थीटा है हमारा और ये कोण भी थीटा है, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा, ये वाला ये कोण भी थीटा होगा। कैसे होगा इसको समझ लीजिए।
हम यहाँ से एक लाइन ऐसे डाल सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर दो लाइन ऐसे हों और अगर कोई लाइन इसको ऐसे काट दे तो ये वाला कोण अगर थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी ये वाला थीटा होगा। तो ये कोण भी थीटा हो गया। तो अगर ये थीटा होगा तो ये जब ये गाड़ी इस तरह चलेगी तो इस पर जो है घर्षण बल इधर को लगेगा, क्योंकि ये जब चलेगी तो इस पर एक स्यूडो फोर्स जो हमने बताया आपको इधर को काम करेगा इस n sin थीटा को बैलेंस करने के लिए इधर को काम करेगा। तो ये गाड़ी को ऐसे पलटा सकता है। तो पलटे ना तो ये घर्षण बल इधर को काम करेगा, ये फ्रिक्शन। तो F इधर जब काम करेगा तो ये थीटा है तो F cos थीटा का कंपोनेंट इधर चला जाएगा। और जब ये F cos थीटा इधर जाएगा पास में काट तो F sin थीटा इधर चला जाएगा। तो सारी चीज़ें हमारी बन गई। थीटा ए है तो n cos थीटा ए हो गया, ये n हो गया, n sin थीटा ए हो गया। थीटा ए है ये F है तो F cos थीटा इधर हो गया, F cos sin थीटा इधर हो गया, mg नीचे हो गया, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हो गया। सारा फिगर बन गया। अब इसको केवल हम लोगों को सॉल्व कर लेना। तो देखिए, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑन द रोड के ऊर्ध्वाधर का अगर हम बैलेंस देखें तो क्या होगा, n cos थीटा को F sin थीटा और mg बैलेंस कर रहे हैं। तो n cos थीटा बराबर हो जाएगा mg प्लस F sin थीटा के। दोनों तीर एक तरफ हैं, ये एक तरफ। तो ये दोनों तीर बैलेंस करेंगे इस तीर को, क्योंकि ये दोनों के विरोध में ये है ये। इसी प्रकार अगर इधर देखें तो ये mg जो है किसको किसको बैलेंस करेगा, ये mg इधर आ जाएगा तो n cos थीटा माइनस F sin थीटा इधर चला जाएगा। तो माइनस F sin थीटा हो गया mg के बराबर। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, सेंटीपिटल फोर्स पास सेफ टर्निंग। अब जो अभिकेंद्र बल इस पे लगेगा इधर की और mv²/r सेफ टर्निंग के लिए, मतलब कि गाड़ी ना पलटे, तो वो क्या होगा, उसको कौन कौन सा बैलेंस करेगा। तो उसको देखिए कौन कौन सा बल इसमें लग रहा है, F cos थीटा और n sin थीटा, F cos थीटा और n sin थीटा। तो n sin थीटा प्लस F cos थीटा इक्वल टू mv²/r। यही हमको जो है अभिकेंद्र बल प्रदान करेंगे ताकि गाड़ी पलटे ना। इधर को जो हमने तीर लगाया था कि इधर वाला गाड़ी को ऐसे पलटा न दे, तो ये वाले बल जो है अभिकेंद्र बल प्रदान करेंगे दोनों घटक हमारे। तो mv²/r हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 समीकरण से अगर देखें तो अब जो जैसे है वैसे रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो m से ये m कट जाएगा। इसको अगर बटे में करेंगे तो m से m कट जाएगा और g नीचे आ जाएगा। तो v²/rg हो गया। अब ये n sin थीटा प्लस F cos थीटा ऊपर रहेगा और ये पूरा नीचे आ जाएगा, n cos थीटा माइनस F sin थीटा। मतलब कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दिया गया कुल मिला के सीधा सीधा। तो ये और अधिक सॉल्व करेंगे कि अधिकतम कितना वेग हो सकता है। तो v max का स्क्वायर/rg इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपान n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा। ये F जो घर्षण बल है इसकी जगह म्यू n रख दिया गया। ये स्थैतिक घर्षण गुणांक जब रख देंगे तो इससे ज़्यादा वेग नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतम घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण। तो अगर इससे ज़्यादा जो लिमिटिंग पोजीशन है, सीमांत घर्षण है, तो सीमांत घर्षण गुणांक से ज़्यादा हम लोग वेग नहीं दे सकते। तो इसलिए जब इसको रख दिया तो ये अधिकतम वेग हो गया। तो v max इक्वल टू ये rg इधर चला जाएगा। तो √rg म्यू प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब ये देखिए साइन कास है तो ये n है, तो n की जगह म्यू
एन की जगह ये म्यू एस एन साइन थीटा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अगर हम इसमें म्यू एस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो कुल मिला करके अगर सॉल्व करेंगे तो म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा आ जाएगा। इसको सिंपल करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए यन कॉमन हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यन कट जाएगा तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी कॉस थीटा कॉमन ना लीजिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो टेन थीटा होता है। तो म्यू भी है म्यू एस, ये यस है, हमने यस नहीं लिखा, इसको यस लिख लीजिएगा। तो म्यू एस रहेगा और टेन थीटा प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस का साइन है, तो म्यू एस प्लस टेन थीटा, और नीचे जो है माइनस का साइन है तो 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से निकल आएगा। तो यही हमारा वी मैक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये 50 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पचास का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है 2 स्टोन ऑफ मासेज m एंड 2m आर व्हर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। कह रहा है एक क्षैतिज वृत्त है, जैसे हमारा छत वाला पंखा चलता है पृथ्वी से क्षैतिज, तो इस प्रकार से दो पिंड हैं m और 2m द्रव्यमान के, उनको एक डोरी से बांध करके जैसे भी हो उनको ऐसे नचाया जा रहा है जैसे पंखा हमारा छत वाला चलता है। कह रहा है द हैवियर वन इज ए रेडियस r बाई 2 एंड द लाइटर वन इज रेडियस r। जो बड़ा द्रव्यमान है 2m उसकी त्रिज्या आधी है छोटे वाले मास की तुलना में। छोटे वाले मास की त्रिज्या r है तो बड़े वाले की r बाई 2 है। कह रहा है द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन। कह रहा है जो स्पर्श रेखी, टेंजेंशियल का मतलब स्पर्श रेखी चाल जो है वो n टाइम्स ज्यादा है बड़े वाले स्टोन की टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन। हल्के वाले स्टोन की n टाइम्स वेग ज्यादा है बड़े वाले स्टोन की तुलना में, स्पर्श रेखी वेग। तो कह रहा है व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स द वैल्यू ऑफ n इज। अगर वो दोनों एक ही अभिकेंद्र बल का अनुभव करें तो n की वैल्यू कितना है ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि m और 2m द्रव्यमान के दो पिंड हैं, उनको क्षैतिज वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है जैसे हमारा छत वाला पंखा, जिसमें जो m द्रव्यमान वाले की त्रिज्या r है और 2m द्रव्यमान वाले की त्रिज्या r बाई 2 है। अब कह रहा है कि अगर स्पर्शीय रेखीय वेग जो है हल्के वाला जो m द्रव्यमान का उसका n टाइम्स ज्यादा है बड़े वाले से, और अगर दोनों स्पर्श समान अभिकेंद्र बल का अनुभव करते हैं तो n की वैल्यू बताइए, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ जैसे बता रहा है वैसे करते चले जाना है। तो लेट v बी टेंजेंशियल स्पीड ऑफ हैवियर स्टोन देन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय लाइटर स्टोन। तो कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला स्टोन है उसकी स्पर्श रेखीय चाल कितना है v है, और तो छोटे वाले के लिए अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा Fc लाइटर इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r होता है, और लाइटर वाले का वेग n टाइम्स ज्यादा है बड़े वाले का तो nv रख दिया है, nv स्क्वायर अपान r। अब बड़े वाले का क्या होगा Fc हैवियर यानी बड़े वाले के लिए अभिकेंद्र बल कितना है, बड़े वाले का मास छोटे वाले से 2 गुना है तो 2m कर दिया, और वेग v स्क्वायर है अपान त्रिज्या बड़े छोटे वाले से आधी है तो r बाई 2 कर दिया। अब कह रहा है दोनों के लिए अभिकेंद्र बल बराबर है तो दोनों का अभिकेंद्र बल बराबर कर दीजिए। तो Fc लाइटर इक्वल टू Fc हैवी यानी हल्के वाले का अभिकेंद्र बल बराबर बड़े वाले का अभिकेंद्र बल।
तो ये आ गया हल्के वाले का विकेंद्र बल mNv²/r, बड़े वाले का विकेंद्र बल कितना 2mv²/r/2। तो ये मान रखा तो ये n² बाहर आ गया mv²/r, ये 4 बाहर आ गया mv²/r, तो ये कट गया तो n² आ गया 4, यानी n बराबर आ गया 2। तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू हमारी 2 है। तो 51 का सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है एक कार है वो वृत्तीय पथ पर, क्षैतिज वृत्तीय पथ, जैसे हमारा पंखा घूमता है उस तरह के पथ में 10 मीटर की त्रिज्या में घूम रही है और उसका वेग की चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है बाब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार, उसके कार के छत से डोरी से बांध करके एक गेंद को लटका दिया गया। तो कह रहा है द कार बाई ए लाइट वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, उस बाब को जो लटकाया गया है गेंद को डोरी से, तो डोरी की लंबाई 1 मीटर है। तो कह रहा है द एंगल मेड बाई द वायर विद द वर्टिकल एज, तो ऊर्ध्वाधर से यानी वर्टिकल से वो जो बाब है यानी गेंद है उस छत के साथ ऐसे ऐसे चक्र लगाएगा जब वो वृत्ताकार पथ में कार घूमेगी। तो कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल से कितना डोरी एंगल बनाएगी यानी कोण बनाएगी, वो हमको बताना है। तो इसको देखते हैं, बड़ी आसानी से निकलेगा। तो कह रहा है कि मान लिए हम कि वो थीटा एंगल बनाएगा वर्टिकल से, जो डोरी से जिससे गेंद बंधा है, तो डोरी जो है गेंद के साथ ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाएगी। अब tan थीटा इक्वल टू v²/rg होता है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में हमको मिला भी है। तो v हमको दिया है 10 मीटर पर सेकंड, r हमको दिया है 10 मीटर डोरी की त्रिज्या, और डोरी की त्रिज्या 1 मीटर दिया है जहाँ तक। चलिए 10 रखा है तो 1 हो या 10 जो भी है वो रख दिया गया है, और g का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो tan थीटा बराबर v की वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका स्क्वायर हो गया अपन r, हमारा 10 मीटर है और g की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 1, और tan थीटा में 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री एंगल, तो 45 को हम π/4 लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 कहें या π/4 एक ही बात है। तो 52 का सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार है जिसका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, नेगोटिएटेड ए बैंक्ड कर्व ऑफ रेडियस 90 मीटर ऑन ए फ्रिक्शनलेस रोड, एक बिना घर्षण वाली चिकनी सतह है, उसमें 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की कार वृत्ताकार पथ पर मुड़ रही है, और कह रहा है कि इफ द बैंकिंग एंगल इज 45 डिग्री, जिस वृत्ताकार पथ पे मुड़ रही है उसका ढलान 45 डिग्री है। तो कह रहा है द स्पीड ऑफ कार इज, कितने स्पीड से कार चले कि उससे मुड़ जाए। तो पीछे भी यही क्वेश्चन कर चुके हैं और फिर से वही क्वेश्चन आया है, इसको आसानी से हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए फिर वही क्वेश्चन वही चीज लगेगी। यम बराबर 1000 किलोग्राम दिया है, त्रिज्या 90 मीटर दिया है, थीटा 45 डिग्री दिया है। अब किसी ढलान पर जब कोई वृत्ताकार पथ पर घूमती है कोई गाड़ी, तो थीटा tan थीटा बराबर होता है v²/rg। इसको हम लोगों ने एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से निकाल करके बताया है। तो v इक्वल टू √ ये rg आ जाएगा tan थीटा के साथ, तो ये आ गया। r हमारा 90 मीटर है त्रिज्या, g की वैल्यू 10 और थीटा का मान 45 डिग्री है। तो ये हमारा आ गया, सॉल्व करने पे tan 45 का मान 1 होता है, तो ये आ गया, ये हो जाएगा 900 का इस √30 आ जाएगा, तो 30 मीटर प्रति सेकंड। 53 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए जितने भी सिद्धांत हैं अगर आपको समझ में आ गए हैं तो सीधा फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कह रहा है एक कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। कह रहा है कि एक वृत्तीय पथ पर एक कार घूम रही है वृत्ताकार पथ पर जिसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या उस वृत्ताकार पथ की r है। अब कह रहा है इफ म्यूएस रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर ऑफ कार। अगर म्यूएस हमारा स्थैतिक घर्षण गुणांक है टायर और जमीन के बीच में, तो कह रहा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इन सर्कुलर मोशन इज गिवन बाई। तो कह रहा है कितने अधिक से अधिक वेग से हम उस गाड़ी को उस वृत्ताकार पथ पर घुमा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो उसको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा तो उसी के आधार पर वो घूमेगी। तो सीधी सी बात है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो घर्षण बल होता है वही हमारा अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो mv²/r से ज़्यादा होना चाहिए घर्षण बल, यानी स्मॉल f, और स्मॉल f बराबर होता है μsn। तो μsn ज़्यादा होगा या बराबर होगा अभिकेंद्र बल mv²/r के, तभी ये घूम पाएगी। तो mv²/r में v² हो गया इज स्मॉलर देन और इक्वल टू μsRn। ये r ऊपर चला जाएगा और ये m नीचे चला जाएगा। अब ये देखिए v² स्मॉलर देन r इक्वल टू μsRg हो जाएगा, क्योंकि n की जगह जब mg रख देंगे तो m कट जाएगा। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, n की जगह mg रख देंगे तो m कट जाएगा, तो μsRg आ जाएगा केवल। v² स्मॉलर देन इक्वल टू μsRg। तो v² स्मॉलर देन आर इक्वल टू μsRg। तो v इक्वल टू स्मॉलर देन आर इक्वल टू, ये रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो कह रहा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इन सर्कुलर मोशन इज कितना होगा, v मैक्स कितना, इतने से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये बड़े का चिन्ह हटा के बराबर लगा दिया, अंडर रूट μsRg। स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है यही जो है हमको वेग अधिकतम प्रदान करेगा। तो v मैक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट μsRg, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सब क्वेश्चन अब ऐसे ही निकलेंगे अगर आपको जो है सिद्धांत पता है तो। एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिजॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड पुराने समय में थे, अब नहीं है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, एक डिस्क रखी जाती थी, जैसे एक घिरनी है इस तरह, तो ये क्षैतिज वृत्त में ऐसे ऐसे घूमती थी। तो वही कह रहा है ग्रामोफोन रिकॉर्ड रिजॉल्विंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा कोणीय वेग से वो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड घूम रहा है। कह रहा है कॉइन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड। केंद्र से r दूरी पर उसमें एक सिक्का रख दिया गया। तो कह रहा है द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। अगर स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू हो तो कह रहा है द कॉइन विल रिजॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ। तो वो कॉइन जो है सिक्का उसमें घूमता रहेगा अगर इनमें से कौन सी शर्त पूरी हो तो घूमने के लिए उसको अभिकेंद्र बल चाहिए, जो कहाँ से मिलेगा, उस डिस्क और सिक्के के बीच जो तल है उनके घर्षण से। तो घर्षण बल यहाँ अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन वैसे ही नीचे वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए द कॉइन विल रिजॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सिक्का उस ग्रामोफोन रिकॉर्ड के डिस्क पर घूमता रहेगा अगर हम घर्षण बल हमारा ज़्यादा हो गया बराबर होगा अभिकेंद्र बल से। तो घर्षण बल क्या होगा, यह बराबर μmg होता है, μn होता है और n हमारा mg के बराबर होता है, पीछे पढ़ा है। तो ये रख दिया μmg इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अभिकेंद्र बल mv²/r, v की जगह r ओमेगा रखेंगे तो आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर, पीछे करके दिखा चुके हैं। तो ये अब r के बराबर अगर लिखेंगे तो m कट जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा μg अपान ओमेगा स्क्वायर, नीचे चला जाएगा।
तो आर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू म्यू जी अपान ओमेगा स्क्वायर। तो इतनी त्रिज्या से इसको घुमाया जा सकता है। तो 55 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 55 का सी विकल्प आर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू म्यू जी अपान ओमेगा स्क्वायर। 55 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाता है 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।